दोस्तों चीन इस वक्त एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन से गुजर रहा है। जी हाँ, एक तरफ तो शी जिनपिंग ने तीसरी बार सत्ता अपने कब्जे में कर ली है, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त चीन में जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध चल रहा है और लोग आजादी के नारे भी लगा रहे हैं। इसके ऊपर चीन के मिलिट्री इंटरेस्ट और बढ़ती हुई पावर्स भी हैं। वेस्ट कमजोर नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का नतीजा कुछ भी हो, उसका फायदा चीन को जरूर मिलने वाला है। इससे एक सवाल ही जरूर पैदा होता है कि अब आगे चीन का क्या प्लान है, क्या होने वाला है चीन में और अगले 10 साल में किस तरह बदलेगा चीन। इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। दोस्तों वैसे तो चीन के इलेक्शन प्रोसेस पर हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा है तो संक्षेप में समझ लेते हैं कि आखिर शी जिनपिंग के बारे में इतनी बात क्यों होती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर माओ की बात भी बहुत ज्यादा की जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने मौत के समय तक पार्टी और देश को कंट्रोल किया। लेकिन 1976 में माओ की मौत के बाद चीन के नेक्स्ट लीडर डेंग शाओपिंग को ये समझ में आया कि किसी भी इंसान के हाथ में इतनी सारी पावर देना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने रूल्स बनाए कि 2 टर्म से ज्यादा कोई भी लीडर सत्ता में नहीं रह सकता है। इसे एक तरह की डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप कहा गया, यानी चीन में सत्ता तो कम्युनिस्ट पार्टी की ही रहेगी, लेकिन लीडर बदलते रहेंगे ताकि कभी भी किसी एक इंसान के हाथ में इतनी ज्यादा पावर न आ सके। शी जिनपिंग ने इस रूल को तोड़ दिया है और सिर्फ तोड़ा ही नहीं बल्कि उन्होंने पार्टी में अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के लिए अपने सारे राइवल्स को भी खत्म कर दिया है। जी हाँ, अभी तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में 3 ग्रुप्स माने जाते थे दोस्तों, जिसमें से झीजियांग आर्मी नाम के ग्रुप के लीडर शी को सपोर्ट करते थे। शंघाई गैंग कहे जाने वाले उनके पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन के गुट में थे और तुआनपाई फैक्शन के लोग शी से पहले राष्ट्रपति रही ह्यू जिनताओ के गुट के माने जाते थे। ह्यू जिनताओ के ग्रुप के ली क्वांग को चीन का प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया था ताकि शी जिनपिंग की पावर्स भी कंट्रोल में रह सके। ली क्वांग को करप्शन के चार्जेस में चलते हटा दिया गया और ह्यू जिनताओ का हाल तो आपने न्यूज में देखा ही होगा कि किस तरह भरी सभा में उन्हें शी ने बाहर निकलवा दिया था। और इसी तरह ये बैलेंस अब एक तरफ झुक चुका है और पूरी पार्टी अब शी के इशारों पर चलती है दोस्तों, और चीन में पार्टी ही देश है। शी के पार्टी पर कंट्रोल करना पहला बड़ा गोल था जो उन्होंने अचीव भी कर लिया, यानी अब वो हर तरह के फैसले लेने के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। शी ने अपने इलेक्शन के दौरान एक स्पीच भी दी थी जिसमें उन्होंने कई सारी बातें जरूर कही थी। शी ने कहा कि 2027 तक यानी उनके तीसरे टर्म के खत्म होने तक उनका गोल ये है कि वो चीन की आर्मी को इतना सक्षम कर देंगे कि वो किसी भी वर्ल्ड पावर से लोहा लेने के लिए तैयार हो सके। इससे होगा ये कि वो अपने लोकल इश्यूज को सॉल्व करने में और भी ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात वैसे ये है कि वो किन लोकल इश्यूज की बात कर रहे हैं। शी के लिए लोकल इश्यूज का मतलब है शिनजियांग में उइघुर मुसलमानों को खत्म करना, तिब्बत में अपना कंट्रोल बढ़ाना, हांगकांग को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेना और ताइवान को दोबारा से मेनलैंड चाइना का हिस्सा बनाना। चीन अपने इस गोल में सक्षम होता नजर भी आता है दोस्तों। इस वक्त चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी मौजूद है। जी हाँ, उनके पास अमेरिका से भी बड़ी नेवी फ्लीट है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो शिप्स बनाने के मामले में अमेरिका के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कैपेबल हैं। और जहां अमेरिका ने पिछले कुछ सालों से अपना फोकस युद्ध की जगह मिलिट्री रिसर्च पर डाइवर्ट कर दिया है, वहीं चीन लगातार अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। शी ने अपने इस भाषण में 1953 की कोरियन वॉर का भी जिक्र किया है। शी का कहना है कि उस वक्त जब अमेरिकन फोर्सेस और पीपल्स लिबरेशन आर्मी आमने सामने थे तब भी उनकी आर्मी ने काफी बहादुरी से उन्हें रेजिस्ट किया था। इस चीज से वो अमेरिका को चेतावनी दे रहे थे कि जब 1953 में वो चीन का कुछ नहीं उखाड़ पाए तो 2022 में तो चीन उससे कई ज्यादा गुना स्ट्रॉन्ग है। तो अगले 10 सालों में आप चीन की तरफ से काफी अग्रेसिव अप्रोच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए चीन ने खुद को सिर्फ हथियारों और सोल्जर्स की मदद से ही सिर्फ प्रिपेयर करना शुरू नहीं किया है, बल्कि अब वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर भी होते जा रहे हैं। जी हाँ, मिलिट्री में सबसे जरूरी चीज है टेक्नोलॉजी और आने वाले समय में सोल्जर्स नहीं बल्कि ड्रोन्स और बाकी ऑटोमेटेड सिस्टम्स की मदद से ही जंग हुआ करेगी और इसके लिए चाहिए बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर सेमीकंडक्टर चिप्स। यही वजह है दोस्तों कि चीन के खतरे को देखते हुए ओबामा ने 2015 में इंटेल को अपनी हाई स्पीड प्रोसेसिंग चिप्स को चीन को बेचने से बैन कर दिया था। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने इसके 1 साल बाद ही अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया कि चीन में बना सनवे ताहीलाओ सुपर कंप्यूटर कुछ वक्त के लिए दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया था। चीन ने अपने सारे वेपन सिस्टम्स में फॉरेन पार्ट्स को निकालकर उन्होंने चीन में ही बनाए जाने वाले पार्ट से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। जैसे कि 2018 में उन्होंने JM 5400 GPU लॉन्च किया जिसने वहां के सारे मिलिट्री ड्रोन्स में से कनाडा में बने MN GPU को रिप्लेस कर दिया है। चीन ये इसलिए भी कर सकता है दोस्तों क्योंकि 3 दशकों से वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है, जिस वजह से न सिर्फ उनके पास अब बेहतर टेक्नोलॉजी है पर साथ ही साथ उसे लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी भी है। चीन ने अपने अगले 10 सालों में मिलिट्री सिविल फ्यूजन या MCF को भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात कही है। MCF एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर हम अमेरिका का एग्जांपल ले तो वहां पर प्राइवेट कंपनीज ज्यादातर हथियार और टेक्नोलॉजीज डेवलप करती हैं और फिर वो उन्हें मिलिट्री को बेचती हैं। लेकिन मिलिट्री और प्राइवेट कंपनीज जनरली अपनी टेक्नोलॉजीज को आपस में शेयर नहीं करती। चीन इस वक्त सिर्फ अपनी प्राइवेट कंपनीज को फंड भी नहीं कर रहा है दोस्तों,
बल्कि उनके साथ एक्टिवली अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज भी शेयर कर रहा है। इस तरह से इन कंपनीज को भी काफी बेनिफिट होता है, क्योंकि मिलिट्री टेक्नोलॉजी हमेशा से ही 10 से 20 साल ज्यादा एडवांस होती है और इस एडवांस टेक्नोलॉजी के हाथ लगने से वो मार्केट में अपनी बाकी कॉम्पिटिटर से कई गुना ज्यादा आगे निकल जाते हैं। वही चीन को इससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी है और साथ ही वो अपने यहाँ की कंपनीज को उनके फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल भी कर पाते हैं और इसी को MCF कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो चीन अब एक स्ट्रॉन्ग लीडर है और एक स्ट्रॉन्ग और एडवांस मिलिट्री भी है। जब ये दो चीजें मिल जाती हैं तो एक काफी खतरनाक कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है। चीन को अमेरिका की बराबरी करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी उनका फोकस पूरी दुनिया का बॉस बनने का नहीं है, बल्कि सिर्फ एशिया में एक डोमिनेटिंग फोर्स बनने का है। जी हाँ, वो इस वक्त एशिया में सबसे एडवांस कंट्री है, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो या इकोनॉमी की साइज की। आज उनके जो भी बॉर्डर इश्यूज हैं, फिर वो ताइवान से हो या फिर भारत से, उनके बीच में जो मेन दीवार है वो अमेरिका और वेस्ट ही है। अगर शी जिनपिंग अपनी फोर्स को इस तरह से लगातार स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे, जिस तरह अमेरिका यूक्रेन को बचाने के लिए नहीं गया, उसी तरह वो ताइवान को बचाने भी नहीं जाएगा। शी का ये प्लान है कि वो इस कदर चीन को डेवलप कर दे कि अमेरिका जैसे देश भी उनके झगड़े में पड़ने से पहले 100 बार सोचें। वैसे दोस्तों, अगर आप इस बार के प्रोटेस्ट को भी देखें तो कई लोग ये मानते हैं कि इन प्रोटेस्ट के कारण ही शायद शी जिनपिंग की पावर कम हो जाए, लेकिन इसका ठीक उल्टा वहाँ पर हो रहा है। ये वो वक्त है जहाँ पर शी जिनपिंग अपनी पावर को टेस्ट कर रहे हैं। इतने प्रोटेस्ट के बावजूद भी शी ने पैनिक बटन नहीं दबाया, बल्कि लोगों को प्रोटेस्ट करने दिया और फिर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से अब उनकी पुलिस लोगों को घरों में जाकर उनसे पूछ रही है कि वो इस प्रोटेस्ट में क्यों थे और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। भीड़ में छांट कर लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि अगली बार वो इस तरह का प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने से पहले 10 बार जरूर सोचें। शी जिनपिंग के लिए प्रोटेस्ट इसलिए भी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि वो अपने सिस्टम की खामियों को भी दिखा रहा है और पता लग रहा है कि कहां सेंसरशिप में कमी रह गई है और क्यों वो इन्फॉर्मेशन को सही से दबा ना पाए, ताकि आने वाले क्राइसिस में वो इससे ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। यही है शी का अगले 10 साल का मास्टर प्लान। अब ये काम करेगा या फिर नहीं, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।